प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम लोक के बारे में आगे बात करते हैं। कल मैंने आपको ये समझाया था कि लोक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा है, शांति प्रिय और विवेकशील। और इसी आधार पर उसने प्राकृतिक अवस्था यानी राज्य से पूर्व की जो अवस्था थी उसके बारे में ये बताया कि वह अवस्था एक अच्छी अवस्था थी, शांति प्रिय अवस्था थी और व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से मुक्त व्यक्ति के रूप में उसमें विचरण कर रहा था। लेकिन और उस समय प्राकृतिक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार भी व्यक्ति को प्राप्त था। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है लोक पे कि जब सब कुछ अच्छा था तो फिर व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करके राज्य का निर्माण क्यों करता है, समझौता और राज्य का निर्माण करने के लिए समझौता क्यों करता है, यानी समझौते के कारण क्या है। तो देखिए, लोक ने ये कहा कि और सब तो ठीक था, लेकिन उस प्राकृतिक अवस्था में कोई सत्ता नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी और इस सरकार की अनुपस्थिति के कारण से कानूनी विवाद पैदा हो जाते थे। क्योंकि समाज में अधिकांश लोग अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग स्वार्थी भी होते हैं। उन स्वार्थी लोगों के कारण से अगर प्राकृतिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, जैसे प्रकृति ने संपत्ति का अधिकार तो दे दिया, लेकिन मेरी संपत्ति के अधिकार का अगर कोई दूसरा उल्लंघन करता है, या मैं तो प्राकृतिक नियमों का पालन करता हूँ लेकिन मेरा पड़ोसी प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता है, प्राकृतिक अधिकारों का पालन नहीं करता है, तो ऐसे में जब विवाद उत्पन्न हो जाएंगे तो उन विवादों का निपटारा कैसे होगा। इस अवस्था में शांति जो है वो लगातार भ्रष्टाचार के कारण से भंग होती है। इसके इसके तीन कारण हैं। तीन कारण लोग मानता है कि क्यों कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं प्राकृतिक अवस्था में भी। एक तो कोई परिचित कानून नहीं है, प्राकृतिक अधिकार तो हैं, प्राकृतिक नियम तो हैं, लेकिन कोई कानून नहीं है, लिखित कानून नहीं है, यानी कोई लिखित संविधान नहीं है उस प्राकृतिक अवस्था में। दूसरा, कोई ऐसा जज नहीं है जो विवादों का निपटारा करेगा, जो प्राकृतिक नियमों या प्राकृतिक अधिकारों का पालन करा सकता हो। और न ही कोई ऐसी एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी सत्ता है जो कानूनों का या अधिकारों का पालन कराने में सक्षम हो। यानी इन तीन कारणों से, एक लिखित कानून ना होने से, परिचित कानून ना होने से, कोई जज न्यायाधीश ना होने से और कोई एग्जीक्यूटिव सत्ता ना होने के कारण से प्राकृतिक अवस्था में जब विवाद उत्पन्न होते हैं तो अशांति पैदा हो जाती है। इसलिए और लोग कहता है कि जो व्यक्ति है वो स्वयं अपने न्यायाधीश नहीं हो सकते। यानी अगर वो खुद भी मान लो प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करे तो वो खुद अपने आप को तो सजा देंगे नहीं। अतः प्राकृतिक नियमों के पालन के लिए, निष्पक्षता व शांति के लिए एक संगठन या सत्ता का होना जरूरी होता है। इसलिए व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था से मुक्त होकर के आपसी समझौते के द्वारा एक नागरिक समाज का निर्माण करता है और यह नागरिक समाज राज्य का निर्माण करना चाहता है। इसके लिए वह अपनी सहमति प्रदान करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहमति देता है। लोक ने दो स्टेज बताई है राज्य के निर्माण की। पहले समाज की स्थापना होती है और फिर सरकार की स्थापना होती है। यानी हॉब्स में तो हमने देखा एक ही समझौता है जिसमें व्यक्ति आपस में समझौता कर लेते हैं और राज्य का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लोक ने पहले ये कहा कि पहले व्यक्ति आपस में मिलकर अपना समाज, नागरिक समाज की स्थापना करते हैं, सिविल सोसाइटी का निर्माण करते हैं और फिर ये जो नागरिक समाज है, ये समाज सहमति के आधार पर सहमति के आधार पर फिर सरकार का निर्माण करता है, सरकार के साथ समझौता करता है, राजनीतिक समाज का निर्माण करता है। लोग ये कहता है कि समाज की स्थापना व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होता है, किंतु सरकार का निर्माण वह सोच समझ करके करता है। यानी व्यक्ति समाज में रहता है, ये तो उसका स्वभाव है, समाज में तो वो रहेगा, लेकिन राज्य का निर्माण वो सोच समझ करके करता है। इसलिए करता है क्योंकि समाज में विवाद पैदा हो जाते हैं। समाज में जब डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं तो उन विवादों का हल करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, सरकार की आवश्यकता होती है। इसलिए वह राज्य या सरकार बनाता है। लोक
सहमति से समझौते की बात करता है, और लोक के अनुसार समझौते जो हैं वो दो हुए हैं, एक नहीं हुआ है, जैसा हॉब्स मानता है। पहला समझौता जैसा मैंने अभी बताया व्यक्ति आपस में करते हैं और जिससे नागरिक समाज बनता है। दूसरा समाज दूसरा जो समझौता होता है वह नागरिक समाज और राजनीतिक समाज के बीच होता है, जिससे राजनीतिक समाज के बीच होता है, जिससे राज्य का निर्माण होता है। अ, पहले समझौते में तो ये होता है कि व्यक्ति आपस में मिलकर तैयार होते हैं कि साहब हम सब एक साथ मिलकर रहने के लिए तैयार हैं। इससे क्या बन जाएगा? समाज। जैसे आप मैं हम सब मिलकर के साथ रहने के लिए तैयार हैं तो क्या बन गया? समाज। ये पहला समझौता हो गया कि हम सब साथ रहने के लिए तैयार हैं। ये हमारे बीच में एक संधि हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। दूसरा समझौता जो है वह समाज के लोग मिलकर के राजनीतिक समाज या राज्य से करते हैं। और वो समझौते में क्या होता है कि नागरिक समाज इस समझौते में कहता है कि साहब हम सब नागरिकों को प्रकृति से 3 अधिकार मिले हैं। आप याद कीजिए जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि लोक ने कहा कि जन्म के साथ व्यक्ति को प्रकृति से 3 अधिकार मिलते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो वो ये कहता है कि दूसरे समझौते में ये होता है कि नागरिक समाज ये कहता है कि साहब हम सब मनुष्यों को नेचर ने ये 3 अधिकार जो दिए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये 3 अधिकार तो हम आप अपने पास रखेंगे, और इसके अलावा हमारे जितने भी अधिकार हैं वो हम राज्य को या इस राजनीतिक समाज को सौंप देते हैं। इसके बदले में क्या है? इसके बदले में वो ये कहते हैं कि इसके बदले में व्यक्ति ये शर्त लगाता है कि हम ये 3 अधिकार तो अपने पास रखेंगे, बाकी सारे अधिकार राज्य को सौंप देंगे, लेकिन इस शर्त पर सौंपेंगे कि राज्य जो है वो इस बात की गारंटी दे कि वह हमारे इन 3 अधिकारों की रक्षा करेगा। कौन से 3 अधिकारों की रक्षा करेगा? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इन 3 अधिकारों की रक्षा राज्य करेगा। इस प्रकार राज्य का दायित्व इस समझौते के जरिए या यूं कहे दूसरे शब्दों में कि लोक राज्य को की शक्ति को इस समझौते के जरिए इस रूप में सीमित कर देता है, उस पर यह दायित्व डाल देता है कि वह व्यक्ति के 3 अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करेगा। इस तरीके से सरकार जो है वो एक ट्रस्ट की तरह होगी, नागरिकों के परस्पर विश्वास पर आधारित होगी, जिसका दायित्व यह है कि वह नागरिकों की जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करेगी। इस तरीके से आपसी सहमति से नागरिक समाज और राजनीतिक की आपसी सहमति से राज्य का राज्य का या राजनीतिक समाज का निर्माण होता है। इस तरह जो राज्य बनता है उसके 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब लोक के समझौते को अगर हम देखें तो इस समझौते का प्रभाव क्या होता है कि देखिए, लोक ने हॉब्स के विपरीत एक संवैधानिक और सीमित शासन का समर्थन किया है, क्योंकि हमने देखा कि हॉब्स में जो राज्य है वो समझौते का हिस्सा होता ही नहीं है, वह समझौते का उत्पाद है, समझौते के कारण बनता है, इसलिए वह निरंकुश होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ नागरिक सीधे राज्य से समझौता कर रहे हैं, अर्थात राज्य जो है वह समझौते का हिस्सा है। चूँकि वो समझौते का हिस्सा है इसलिए वह इस समझौते से बंधा हुआ है। चूँकि वह समझौते से बंधा हुआ है इसलिए वह सीमित है, लिमिटेड है, वह निरंकुश नहीं हो सकता, वह इस समझौते से बाहर जाकर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो लोक ने हॉब्स के विपरीत संवैधानिक और सीमित शासन का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि वह सत्ता के निरंकुश खतरों से परिचित था। लोक ये कहता है कि जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार आरंभ हो जाता है, इसलिए लोक कानून के शासन की बात करता है, संवैधानिक शासन की बात करता है। लोक के सिद्धांत में समझौते के उपरांत जो निर्मित सरकार है वह न्यायाधीश के रूप में, जज के रूप में कार्य करती है, वह खुद कानून का निर्माता नहीं बनती। लोक का समझौता सिद्धांत एक पुलिस स्टेट का निर्माण करता है। पुलिस का काम क्या है? सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? नागरिकों की जान माल, अपन कहते हैं जान माल की सुरक्षा करना। तो जान यानी जीवन का अधिकार, माल यानी संपत्ति का अधिकार, और तीसरा आज़ादी।
तो व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा का अधिकार किस सुरक्षा कौन करता है? पुलिस। और लॉ क्या कह रहा है कि राज्य का दायित्व क्या होगा कि वे व्यक्ति के जीवन यानी जान, संपत्ति यानी माल और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। यानी लोग इस तरीके से जो राज्य बना रहा है वह राज्य कैसा राज्य है? पुलिस राज्य है। अर्थात राज्य का के कार्य को शांति व्यवस्था के निर्माण और व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा तक उसने उसको सीमित कर दिया है। इस तरह लोक का समझौता एक कानूनी सत्ता का निर्माण करता है, किंतु ये कानूनी सत्ता समाज के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। कानूनी सत्ता किस रूप में? कि उसको कानून से सत्ता प्राप्त होती है, सरकार को लिखित समझौते के द्वारा सत्ता प्राप्त होती है। यदि वह समाज का संरक्षण ना कर सके तो समाज को उसको बदलने का अधिकार है। व्यक्ति को सरकार की निगरानी और नियंत्रण का अधिकार, व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सरकार की निगरानी करे, नियंत्रण करे। दरअसल वह ऐसे गृहस्वामी की तरह है जो अपने घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है, फिर जाग जाग कर ये देखता है कि कई पहरेदार सो तो नहीं गया है। यानी आप समझिए इस बात को कि लोग ने ये समझाया कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार सरकार चुन ली और अब आप चद्दर ओढ़ के सो जाओ कि हमने तो अब सरकार चुन ली है, अब ठीक है, अब सरकार का दायित्व है कि वह हमारे सारे कार्य करेगी, हमारे जीवन की रक्षा करेगी, हमारी संपत्ति की रक्षा करेगी, हमारी आज़ादी की रक्षा करेगी। अब ये सब सरकार का दायित्व, अब हम चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। नहीं, ये जनता का दायित्व है कि वह लगातार जाग कर के ये देखती रहे कि सरकार अपने दायित्वों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। सरकार से हमारा जो समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। इसलिए वह ये कहता है कि ये समझौता एक ऐसे शासन का निर्माण करता है, एक ऐसे गृहस्वामी की तरह नागरिक जो अपने घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है। लेकिन भी जाग जाग के ये देखना भी जरूरी है कि वो पहरेदार ही खुद ही तो नहीं सो गया है। यानी सरकार एक पहरेदार के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन हमें ये भी देखना जरूरी है कि वो पहरेदार सो तो नहीं गया है। ये लोक कहता है। लोक प्राकृतिक कानूनों को सकारात्मक कानूनों में बदलना चाहता है। सकारात्मक कानून यानी पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव यानी जो प्रकृति के नियम हैं उनको सकारात्मक कानून में बदलता है। सकारात्मक कानून का मतलब जो राज्य की इच्छा होती है, जिसका पालन सभी नागरिकों को करना होता है। इस प्रकार लोक ने व्यक्तिवादी राज्य का समर्थन किया। व्यक्तिवादी राज्य वो होता है जिसमें व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है राज्य के कानूनों के मुकाबले। लोग इस तरह पहले विचारक थे जिन्होंने राज्य को पूर्णतः एक राजनीतिक संस्था माना और इसकी परिधि के बाहर उसे व्यक्ति के जीवन में दखल देने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि राज्य केवल सुरक्षा का काम करेगा, इसके अलावा व्यक्ति की आज़ादी में नहीं करेगा। इसलिए हार्मोनी कहता है कि सरकार को जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, सबसे ज़्यादा अधिकार जनता के पास है। सरकार के तो केवल जनता के प्रति कर्तव्य होते हैं। आजकल हम देखते हैं उल्टा होता है, सत्ता में जो बैठा होता है वो सोचता है कि बस सब सारे अधिकार मेरे पास। नहीं, अधिकार तो जनता के पास है। सरकार का पास तो दायित्व है कि वह उन अधिकारों की रक्षा करे, उसका तो कर्तव्य है जनता के प्रति। अधिकार तो, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी में बेसिकली होता है, जो लोग ने जिस लोकतंत्र की स्थापना की बात की, जिस राज्य की स्थापना की बात की, उसमें बात ये थी कि सरकार को जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार के तो जनता के प्रति कर्तव्य होते हैं। फिर लोग सर्वसम्मति को असंभव मानते हैं, इसलिए उसने बहुमत के शासन का समर्थन किया। कि लोग ये कहता है भाई किसी भी शासन में सब एक बात पे सहमत हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए शासन बहुमत का होगा। व्यक्ति बहुमत के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है, भले ही व्यक्तिगत रूप से वह उससे असहमत हो। जब जैसे होता है भीड़ में सब एक बात पे सहमत नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम? कैसे न्याय करेंगे, कैसे निर्णय करेंगे कि जो ज़्यादा लोग जो कह रहे हैं उसको मान लिया जाए? तो बहुमत से निर्णय होगा। लेकिन जो बहुमत का निर्णय हो गया उसके बाद वो लोग जो उससे असहमत है उनको भी उस निर्णय को मानना पड़ेगा। इस प्रकार लोग राजनीतिक संप्रभुता का समर्थन करता है। लेकिन ये बात करते हुए भी लोग 5 अवसरों पर जनता को अधिकार देता है कि वह सरकार को बदल सकते हैं। कब? जब प्रिंस या एक व्यक्ति कानून की जगह अपनी मनमानी करने लग जाए, जब सरकार अपनी मनमानी करने लग जाए, जब प्रिंस विधान के कार्यों, उद्देश्यों या बैठकों में बाधा पहुंचाए। कानून
के कार्यों में कानून में दखल अंदाजी अगर स्टेट देने लगे तो सरकार को बदला जा सकता है। प्रिंस की मनमानी, प्रिंस का मतलब है यहाँ सरकार की मनमानी से चुनाव के तरीके और नतीजे बदल दिए जाए। जनता को विदेशी सत्ता के अधीन धकेल दिया जाए, किसी और राज्य का गुलाम बना दिया जाए। सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता कानून का उल्लंघन करे। इस रूप में सरकारों को बदला जा सकता है, लेकिन लोग मानता है कि क्रांति का प्रयोग यानी सरकार को बदलने के लिए क्रांति करने का प्रयोग आवश्यक होने पर ही करना चाहिए। जनता को अगर सरकार से छोटी छोटी शिकायतें हैं तो क्रांति नहीं करनी चाहिए। फिर भी क्रांति के अधिकार का समर्थन करने के कारण उन्हें क्रांतिकारियों का दार्शनिक कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।